मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको भी ज़रा सा डिस्कस कर लें। हमारे ऑलराउंडर, बहुत बड़े ऑलराउंडर और प्रोबेबल कोच ऑफ पाकिस्तान टीम शेन वॉटसन ने भी ये कहा कि जी ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं आंड्रे रसल कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए प्रूव हो सकता है। सर बहुत बड़ी बात शेन वॉटसन कर गए या वसीम जूनियर उसको निभा नहीं सक रहे, क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा था आज शॉट जो मार रहे थे कि वो देग में चमचा चला रहे हैं और सालन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? देखें, बदकिस्मती से पिछले एक डेकेड से, अब कहने के बहुत अरसे से ऑलराउंडर के नाम पर जो है, ऑलराउंडर्स के नाम पर एक मजाक सा बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं होते सर कि जिनसे सामने सिंगल भी ना हो, जो अजीब से शॉट खेलें, जैसा कि आपने कहा। ऑलराउंडर्स मीन कि वो प्रॉपर बैटिंग करना भी जानते हैं और वो प्रॉपर बॉलिंग करना भी जानते हैं, वो दोनों में मास्टर हैं। डिज़र्व करती थी कि वो टूर्नामेंट से आउट हो। तो जो खदशात जन्म ले रहे थे पिछले 2-3 मैचेस से मेरे दिलो दिमाग में, और लास्ट एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, बेंच पे इनकी स्ट्रेंथ मौजूद है, उनके साथ जाना चाहिए। अब नॉकआउट स्टेज है, यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। कमबैक ने 4 ओवर्स में अपने से 20 रन दिए, 2 विकेटें ले ली, 5 की इकोनॉमी ले ली। पीसीबी कहेगा तो क्या है, रिटायरमेंट वापस ले लेंगे और वापस से पाकिस्तान टीम में सर्व करने के लिए तैयार होंगे। आपको ऐसे हालात लग रहे हैं? माइंड यू, क्यों नहीं, आई थिंक पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना, जो कुछ उन्हें दिया है पाकिस्तान ने दिया है, इसी नाम ने दिया है, और वो इसको बहुत ही बड़ा एजाज़ समझेंगे आई थिंक कि उन्हें दोबारा से रिकॉल हो। लेकिन रिकॉल होनी चाहिए आई थिंक। जितने वो कमिटमेंट से खेल रहे हैं, आप देखें ना सिर्फ बॉलिंग, वो अपनी बैटिंग से भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और आज के मैच में भी उन्होंने आकर संभाला दिया और साथ दिया उमर बिन यूसुफ का। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द फाइनल के करीब की एपिसोड्स ऑफ बाटा प्रेजेंट्स, हमारा एचबीएल पीएसएल पावर्ड बाय केएनएन्स। तो आज था, यानी अभी जो हुआ मैच, वो था एलिमिनेटर, और एलिमिनेटर में क्या हुआ? क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो गई एलिमिनेट बाय द हैंड्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिस पे हमारा हम नेटवर्क, हम न्यूज, हम टीवी, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ टीम, इट्स अवर ओन टीम, एंड आई एम श्योर तारिक भाई इज आल्सो हैप्पी। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? थैंक यू। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले ही बताता चलूं कि यार मैच में क्या हुआ। मैच से पहले ही बताता चलूं कि यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत बुरा खेला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम कह रहे थे यार कि प्लेऑफ तक एक टीम पहुंची है तो उसमें कोई ना कोई सेंसिबल क्रिकेट होगी, कुछ होगा, लेकिन ऐसा हमें आज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, जैसे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पिछले कुछ मैचेस में देखने को मिल रहा है कि वो सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। ये मेरा एक एनालिसिस है छोटा सा। और इससे पहले कि तारिक भाई मुझे इसके ऊपर जरा डांट पिलाएं, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बढ़ जाता हूं जल्दी से मैच समरी की तरफ, थोड़ा सा बचत हो जाएगी मेरी। तो मैच समरी में इस तरह थी कि आज जो मैच हुआ उसमें इस्लामाबाद ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आज कुछ चेंजेस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। एज यू ऑल नो, मनरो जो है वो अनफिट है, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे, बट मार्टिन गप्टिल टुक हिज प्लेस। मैकवाई एक नया एडिशन हुआ बॉलिंग एंड के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और क्या ही स्कोर किया इन्होंने, 174 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर डेजिग्नेटेड 20 ओवर्स। और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स शुरू से ही बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार थी, नॉट एट द बॉलिंग एंड बट बैटिंग में तो बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। इस पर मजीद डिस्कस करेंगे एंड आई विल नाउ गो टू तारिक भाई। तारिक भाई, मैच समरी वगैरह तो होती रहेगी, ये बताएं कैसा फील कर रहे हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज डाउन एंड आउट। देखें, आउट हुई है और डिज़र्व करती थी कि वो टूर्नामेंट से आउट हो। तो जो खदशात जन्म ले रहे थे पिछले 2-3 मैचेस से मेरे दिलो दिमाग में, और लास्ट एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, बेंच पे इनकी स्ट्रेंथ मौजूद है, उनके साथ जाना चाहिए। अब नॉकआउट स्टेज है, यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये उन्हीं प्लेयर्स के साथ इस मैच में उतरे हैं जो कि मैं समझता हूँ प्लेयर्स बड़े थे, प्लेयर्स की एबिलिटी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस वक्त उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं थी पिछले 3-4 मैचेस से, जिसकी बिना पर के उन्हें कंटिन्यू किया जाता। देखिए, उमर अमीन मौजूद थे, हम डिस्कस करते रहे कि उन्हें मौका दीजिए। बिस्मिल्लाह खान मौजूद थे बेंच पे। आप इन दो बैटर्स को लेकर आते, बिस्मिल्लाह खान विकेट कीपर बैटर है, उनका आपका विकेट कीपर भी जेन्युइन आ जाता, आपके 2 जेन्युइन टॉप ऑर्डर बैटर आ जाते, और जो आज
क्वेटा मैच हारा है वो रन चेस करते हुए पावर प्ले में ही हार गया था। यानी पावर प्ले के टॉप ऑर्डर जो है वो 5 विकेटें ऐसे झड़ी हैं जैसे खिजा में पत्ते भी नहीं झड़ते उनसे भी तेजी से। तो आई थिंक ये डिजर्व करते थे बिकॉज ऑफ देयर डिसीजंस और इस्लामाबाद यूनाइटेड दे डिड। सर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुंच गए एलिमिनेटर में, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले जरा इस्लामाबाद की बैटिंग पर नजर डालते हैं। जो आज टॉस का फैसला था, मैच तो जीत गए लेकिन सही फैसला था कराची की पिच पे टॉस जीतकर बैटिंग पहले करने का फैसला। क्या टीम क्वेटा ग्लैडिएटर को जज कर लिया था इन्होंने कि यार ये फैसला कारगर साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें दो चीजें इसमें है। एक तो ये कि क्वेटा की बैटिंग जो कि वही स्ट्रगल कर रही थी वही उन्होंने खिलाई, ये उन्हें मालूम था। दूसरी चीज ये थी कि रन चेस करना आसान नहीं हो रहा था। पिछले कई मैचेस में हमने देखा अगर आप बोर्ड पे 170-80 रन लगा देते हैं उसके बाद उसको चेस करना आसान नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें इस्लामाबाद के हक में चली गई। उनके डिसीजन बहुत अच्छे थे। उनकी टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का भी डिसीजन अच्छा था और फिर कदरे बेहतर टीम है और उनकी जो प्लेइंग 11 है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो कैप्टनसी है, मैं कहूँगा वो फार बेटर थी क्वेटा से। कैप्टनसी यानी आप शादाब खान को एक बेटर कैप्टन कह रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली रायली रूसो के। उन्होंने बड़े फैसले अच्छे किए। गप्टिल का इंट्रोड्यूस होना, गप्टिल ने आज क्या परफॉर्मेंस दी है। 50 पहले मैच खेले थे 56 रन और 47 बॉल्स और वहीं से इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक स्टार्ट मिला। बीच में फिर चले जा रहे थे। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालें, मार्टिन गप्टिल 56 for 47, 56 on 47 बॉल्स, एलेक्स हेल्स 23 रन 20 बॉलों के ऊपर, और ये स्कोर कार्ड बड़ा अच्छा है। अब सलमान आगा अगेन केम 31 रन ऑन 21 बॉल्स, शादाब खान 23 रन ऑन 13 बॉल। यहाँ मैं रुकूंगा सर। शादाब खान आज तारिक भाई कुछ शॉट्स, गलत शॉट्स लगा रहे थे, उनके चांसेस भी लकीली मिस हुए। क्वेटा की कारकर्दगी ऐसी थी फील्डिंग में कि उनके कैचेस मिस हुए, बड़े ड्रॉप हुए, वरना वो आते ही आउट होने के लिए आए थे। शायद ऐसा लग रहा था। कुछ आउट ऑफ फॉर्म लगे, कुछ प्रेशर बिल्डअप। क्या प्रेशर तो था नहीं, आपका ओपनिंग प्लेयर कर गया रन अच्छे खासे। आई थिंक आप जितना भी कराची के मैचेस को अगर रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रिकेटिंग शॉट्स जो है ना वो अप्लाई हो रहे हैं और उस पर स्कोर हो रहा है। और ऐसा नहीं कि थ्रू दी लाइन आप मारें, ऑन दी आप मारें वो लग जाए, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो। तो यहाँ पर जो भी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं आप उनकी इनिंग्स देख लीजिए, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले, गैपों में शॉट्स खेले और वो कामयाब हुए। हम देख रहे हैं कि जो पावर हिटर्स हैं, जो बिग हिटर्स हैं, वो यहाँ पर फेल हो रहे हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा लकी रहे, थोड़े बहुत रन कर गए शादाब आज भी। लेकिन मैं बात करूंगा, वापस जाऊंगा गप्टिल पे। हम देखें जहां हमने क्वेटा को डिस्कस किया, उनकी जो करेज थी वो कम थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि इनकी करेज कितनी ज्यादा थी कि इन्होंने 2 ऐसे प्लेयर्स इस क्रूशल मैच में डाले। एक आपके गप्टिल आ गए और एक दूसरे जो थे मैकॉय, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। दोनों प्लेयर जो है वो पहला मैच खेल रहे थे और इतनी नॉकआउट स्टेज पर जाकर। तो ये चीज जो है वो जाहिर करती है एक कॉन्फिडेंट टीम और एक दिलेर टीम, दिलेर कैप्टन उस तरह के डिसीजन ले सकते हैं जो कि इस्लामाबाद ने लिए। और इसके बरक्स आप देखिए कि क्वेटा के पास भी चांस था कि वो दिलेरी से इस तरह के डिसीजन लेती और वो उमर अमीन और बिस्मिल्लाह खान को इन करती, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं किया और शादाब ने किया तो देखिए उनको प्राइज भी मिला। उन्होंने दोनों ने परफॉर्म किया, दोनों ने, बॉलर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की मैकॉय ने, और गप्टिल की तो क्या ही बात है, उन्होंने बिल्कुल इनके स्पिनर्स को, उनके जो मेन स्पिनर हैं उनको किल कर दिया अपनी स्ट्रेंथ से, अपने लंबे स्ट्राइड से उन्होंने हिटें लगाई और बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जिससे इस्लामाबाद को बहुत फायदा हुआ। ट्रू दैट। मैं अपने फेवरेट प्लेयर की तरफ आऊँगा और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेयर भी होगा। वो नाम एक ही नाम है, आपको पता है शुरू से, आजम खान। 18 रन 6 बॉलों पे बना के आउट हो गए, लेकिन आज की परफॉर्मेंस उनकी कैसी थी? आप इनको आगे जाता हुआ देख रहे हैं? अब देखें, छोटी सी कैमियो है जो कि टीम के काम आई है। बहुत कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाए इन्होंने और अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये पिच अलाउ नहीं करता कि आप पैदर पे शॉटें लगाएं और वो लगती चली जाए। ऐसा नहीं है, बॉलर्स के पास भी वहाँ पर एडवांटेज मौजूद है। लेकिन इनकी छोटी सी इनिंग, शादाब की छोटी सी इनिंग, वो टीम के काम आई है। आप देखें बहुत कम बॉलों पे इन्होंने ज़्यादा रन बनाए, वो मोमेंटम जो है वो गेन कर गए थे यहाँ से, तभी ये 175 रन लगाने में कामयाब हुए। अनफॉर्चुनेटली आखिर में इनकी जो है ना वो एक क्लैप्स आया, जो 2 इनफॉर्म बैटर थे वो भी रन आउट हुए, फ़हीम और इमाद।
जिसकी वजह से 15-20 रन का डिफरेंस आ गया। लेकिन मोमेंटम जो दे गए थे आजम खान और शादाब खान, तो अगर नीचे के बैटर्स भी कामयाब हो जाते तो आई थिंक 15-20 रन और बनने थे। तो यानी यही वजह थी कि जो स्कोर हमें शुरू से लग रहा था कि शायद ये 200, 220, 230 तक भी पहुंच जाए, इस तरह का चल रहा था शुरू से बैटिंग इस्लामाबाद की। ये जो थोड़ा से कोलैप्सेस लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ आए फहीम अशरफ के और हैदर अली के, उसकी वजह से कुछ आउट ये 174 का स्कोर था। हाँ देखिए ये लेकिन इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा कोयटा के बॉलर्स को भी, खासतौर पे आमिर को। मोहम्मद आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इस मैच में। उन्होंने पावर प्ले में भी बहुत अच्छे 2 ओवर्स किए, फिर डेप्थ में भी बहुत अच्छे 2 ओवर्स किए, तो क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स में अपने से 20 रन दिए, 2 विकेटें ले ली, 5 की इकोनॉमी ले ली। पीसीबी कहेगा तो क्या है, रिटायरमेंट वापस ले लेंगे और वापस से पाकिस्तान टीम में सर्व करने के लिए तैयार होंगे। आपको ऐसे हालात लग रहे हैं माइंड यू? क्यों नहीं, आई थिंक पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना जो कुछ उन्हें दिया है पाकिस्तान ने दिया है, इसी नाम ने दिया है, और वो इसको बहुत ही बड़ा एजाज़ समझेंगे आई थिंक कि उन्हें दोबारा से रिकॉल हो। लेकिन रिकॉल होनी चाहिए आई थिंक, जितने वो कमिटमेंट से खेल रहे हैं। आप देखिए ना सिर्फ बॉलिंग, वो अपनी बैटिंग से भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और आज के मैच में भी उन्होंने आकर संभाला दिया और साथ दिया उमैर बिन यूसुफ का। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, और अभी अब बहुत उनकी बॉलिंग और बैटिंग में बहुत जान बाकी है। अगर पीसीबी थोड़ा सा नरमी दिखाए तो आई थिंक इनकी ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं और साथ में बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। इसके अलावा भी खैर कोयटा की बॉलिंग में बड़ी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको भी ज़रा सा डिस्कस कर लें। हमारे ऑलराउंडर, बहुत बड़े ऑलराउंडर और प्रोबेबल कोच ऑफ पाकिस्तान टीम शेन वॉटसन ने भी ये कहा कि जी ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं आंड्रे रसल कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए प्रूव हो सकता है। सर बहुत बड़ी बात शेन वॉटसन कर गए या वसीम जूनियर उसको निभा नहीं सक रहे, क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा था शॉट जो मार रहे थे कि वो देग में चमचा चला रहे हैं और सालन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए बदकिस्मती से पिछले एक डेकेड से, अब कहने के बहुत अरसे से ऑलराउंडर के नाम पर जो है, ऑलराउंडर्स के नाम पर एक मजाक सा बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं होते सर कि जिनसे सामने सिंगल भी ना हो, जो अजीब से शॉट खेलें, जैसा कि आपने कहा। ऑलराउंडर्स मीन कि वो प्रॉपर बैटिंग करना भी जानते हैं और वो प्रॉपर बॉलिंग करना भी जानते हैं, वो दोनों में मास्टर हैं। नहीं लेकिन शादाब खान भी तो है, वो इसी टीम का हिस्सा है पाकिस्तान की। आप देखिए ना, वो मैंने पहले भी कहा कि बनाए जा रहे हैं ऑलराउंडर्स। अब देखिए अगर वो बैटिंग अच्छी करने लगे तो उनकी दूसरी जानिब उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, वो पीछे चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स, इस तरह कह देने में आई थिंक वॉटसन ने उनको इनकरेज करने, ज़ाहिर है उनके टीममेट हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, उनसे परफॉर्मेंसेस लेने के लिए, ज़रूर दिल बड़ा करने के लिए जुमला कह दिया होगा। उसको ज़्यादा सीरियस हम नहीं लेते, लेकिन हम तो वो देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस सामने दिखे। हाँ ज़रूर इनमें एबिलिटी इतनी है कि ये कोई एक आध हिट, बड़ी हिट लगा सकते हैं जैसा कि इन्होंने लगाई है, लेकिन ऑलराउंडर सर, ऑलराउंडर मींस कि वो मास्टर हो बैटिंग में भी। मुझे मसला एक आ रहा है तारिक भाई, आपकी बात भी थोड़ी काट रहा हूँ मैं माजरत के साथ, लेकिन मुझे मसला एक आ रहा है कि डिसीजन की तरफ कम से कम एटलीस्ट सोशल मीडिया पे या खबरों में ये चीज़ आ रही है और बड़ी पुख्तगी से आ रही है कि देयर इज प्रोबेबली अ चांस कि शेन वॉटसन को पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया जाए। नथिंग अगेंस्ट शेन वॉटसन, नथिंग अगेंस्ट एनीवन एट ऑल, बट एक ऐसा कोच जिसका माइंडसेट ये चल रहा है कि वो वसीम जूनियर जैसे प्लेयर्स को कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ी शान है या बहुत बड़ी नाक है, तो ये पाकिस्तान टीम को मैनेज किस तरीके से करेंगे? वो भी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे, एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम आ रही है T20 खेलने अप्रैल में, फिर आप T20 वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो फिर से एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान टीम के लिए कि यार कोच ही ऐसा होगा जो इन प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा है जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। आई थिंक जैसा कि हमने पहले कहा कि इन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए इनको मोटिवेट करने के लिए जुमला कह दिया होगा। और अगर वो कोच आते हैं, पहले तो पता नहीं कि वो आते हैं कि नहीं आते, और जो मैंने सुना है कि उनको जो सैलरी ऑफर की गई है, बिल्कुल वो सैलरी सुन के ही मेरे जो है ना वो धुएं निकलने लग गए। शेन वॉटसन ने डिमांड की एक सैलरी जी, और जरा ये कहते हैं कि जी पीसीबी ने वो सैलरी मान ली है कि अच्छा ठीक है हम ये भी दे देंगे। तो अब देखिए ना, यहाँ अलमिया ये है कि अगर पाकिस्तानी कोच आप अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल, तो इतने पैसे थोड़ी देने पड़ेंगे आपको, ना देते हैं आप, लेकिन आपको फायदा कितना होगा आप देखिए। और वो जो कोचेस जो लेवल 4 किए हुए जो है ना वो घूम रहे हैं, और जिन्होंने ना सिर्फ लेवल 4 किया हुआ, वो खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, वो टेस्ट प्लेयर्स भी हैं, और वो
डोमेस्टिक टीम्स के साथ परफॉर्मेंसेस भी कर चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट को दे चुके हैं, उसके बावजूद वो कहीं नज़र नहीं आते। तो आप फिर जाते हैं कि बाहर से आप एक फैशन बना लिया है कि आपको लेकर आना है, और पीसीबी का पैसा जो कि हम सबका पैसा है, इसी बात का दुख होता है कि आप करोड़ों रुपया दे देंगे किसी फॉरेनर कोच को, लेकिन कोई अपना कोच नहीं लगाएंगे जो कि पैसे भी आपसे कम मांगेगा। उसको प्राइड चाहिए, उसको उस जगह पे जाकर जो है ना मुल्क को कौम के लिए नाम करने का एक जज्बा है उसके पास, उसे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर उसी तरह की एंगलिंग होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि यार इंटरनेशनल कोच के आने से प्लेयर्स जरा मोटिवेटेड इन दैट फॉर्म फील करें कि यार परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना ये तो अपना कोच तो है ही नहीं, अपना बंदा नहीं है, तो कुछ भी कह देगा जाके, कुछ भी कर देगा, एज कम्पेयर टू, अगर मैं माइंडसेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो हम देखते भी आए पाकिस्तान टीम में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट की तरफ से, कि अगर अपना कोई आ गया, यार ये तो अपना ही है, इसको तो किसी ना किसी तरीके से हम मना ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, फेवरेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। बट विद इन इंटरनेशनल कोच इस चीज की थोड़ी सी आप कह लें कि वो कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं, या नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी स्टेज पर अगर कोई जिम्मेदार शख्स है तो सबसे पहले उसके लिए अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखना और मुस्तहकम रखना है। अब अगर क्वेश्चनेबल होगी परफॉर्मेंसेस तो जाहिर है कोच जो है वो क्वेश्चनेबल होगा, और अगर वो कहीं पर फेवरेटिज्म लेकर आ रहा होगा तो वो जाहिर हो जाता है। तो वो तो आप एक फॉरेनर से क्या, एक किसी भी अक्ल रखने वाले और जज्बा रखने वाले, खासतौर पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, कि वो कभी भी एंगलिंग नहीं करेगा, वो टीम को देखेगा, क्योंकि उसके लिए टीम सबसे पहले होगी, इंडिविजुअल कोई नहीं। वो अपने आप को भी जो है ना उसको पीछे रखेगा कि टीम का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, और मैं होल सोल नहीं हूँ, मैं अगर यहाँ पर हूँ तो पाकिस्तान की जीत के लिए हूँ और बेहतरीन टीम खिलाने और टीम को एक अच्छा इन्वायरमेंट और कल्चर देने के लिए यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर पीछे से सपोर्ट इतनी ज़्यादा हो, जो कि हमारे यहाँ होता है कि भाई आप करें जो करना है, हम हैं आपके साथ, सही, तो फिर इस तरह के मामला होते हैं। और आप देखिएगा पिछले कई सालों से वो एक चौरंगी के गिर्द जो है ना वो पीसीबी की गाड़ी घूमती है, काफी बड़ी चौरंगी, वो बड़ी चौरंगी, और वहीं से वो कोचेज उठाती है और वो कोचेज फिर ड्रॉप करती है, फिर दूसरा उठाती है। तो कई बार ये कोचिंग स्टाफ जो है ना वो आ चुके हैं। एक नाम दे दें, लोकल नाम एक दे दें जो आपको लगता है कि यार ये कोच अगर है, मेरे जहन में नहीं आता, क्योंकि many things have been tried and tested before। अभी हफीज थे एक लेवल पे, उससे पहले कोई और था, फिर कोई और था, लेकिन फेलियर्स काफ़ी देखे हमने रीसेंट पास्ट पे पाकिस्तान टीम के। लेकिन आपको कौन सा लगता है कि लोकल लेवल पे ऐसा कौन सा नाम है जो यार चीज़ें बदल सकता है? बिकॉज वी नीड चेंज, आई थिंक वी नीड अ बिग चेंज इन पाकिस्तानी टीम्स, एटीट्यूड, प्लेयर्स का रिस्पेक्टफुल होना और चीज़ें होना, उसके अंदर बहुत काम करना बाकी है, और परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी प्लेयर्स की। तो ऐसा कौन सा नाम है जो कर सकते हैं? नाम ऐसे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो, जैसे कि यूनुस खान है, और वो बोर्ड के साथ लगे भी थे, पिछले दिनों काम किया उन्होंने, लेकिन वो बात बन नहीं सकी उनकी और मामला जो है वो ख़राब हो गए। वो इसी वजह से कि खुल के काम नहीं करने दिया जाता उन लोगों को कि जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं या उन्होंने माजी में कुछ अचीव किया हुआ है। आप देखिए उनकी अपनी पर्सनल एक पर्सनालिटी है, एक उनकी अचीवमेंट का एक मैदान है, एक दायरा कार है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस कैसी की हुई, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ अपनी कैप्टनसी से। तो एक कोच किस तरह का चाहिए होता है आपको कि जिसे पता हो कि यार ट्रॉफीज किस तरह जीती जाती हैं, टीम का कल्चर क्या होगा जिससे जो है ना परफॉर्मेंसेस निकल कर आएंगी। तो एक कैप्टन जो है वो एक बेहतरीन कोच साबित हो सकता है। इसी तरह और जिन कैप्टन ने ट्रॉफीज जिताई हैं आप उनको भी बना सकते हैं, तो अब अगर वो आपको पसंद हो ना पसंद हो एज अ प्लेयर, लेकिन अगर उनकी आप कैप्टनसी को देखें तो प्लानिंग, असल चीज़ क्या होती है, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करना उनको आती होगी, टीम को लेकर चलना उनको आता होगा। तो इस तरह तो बहुत सारे नाम हैं जो जूनियर लेवल पे टीमें जिताते आए हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आजम खान कोच हैं, कराची के टेस्ट प्लेयर हैं, लेवल 4 हैं। वो पाकिस्तान अंडर 19 लेकर गए थे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में 7-0 हरा कर आई थी पाकिस्तान अंडर 19, और उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आते। इसी तरह हनीफ मलिक हमने देखा कि वो कितने जो है वो टैलेंटेड है और सारी चीज़ें। तो हम ये नहीं कहते किसी को भी बना दें, ये तो हमें नज़र आते हैं बहुत सारे ईमानदार क्रिकेटर्स और लोग होंगे, इस काबिल होंगे, लेकिन बात ये कि बनाने के बाद फिर उनको वो अथॉरिटी भी दी जाए कि यार ये आपका टाइम पीरियड है, इतने टाइम में यहाँ से लेकर फलाने वर्ल्ड कप या फलाने सीरीज़ तक हम आपको देखेंगे, और अगर रिजल्ट्स आएंगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन हमने ये भी देखा माजी में कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी कोचेज़ ने भी, उसके बाद
बावजूद उन्हें जो है ना हटा दिया गया और अपने मनपसंद कोचेज लाकर अपॉइंट कर दिए। चलें, वी होप दैट पीसीबी मेक सम सेंस आउट ऑफ इट और वो बेहतर फैसले करें। फैसलों की जहां तक बात है तो मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पे आऊंगा। तारिक भाई, ऐसा लग रहा था जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने वो एक जुमला कहा जाता है अक्सर कि बड़े लड़के ले आए थे, बड़े लड़के ले आए और इसलिए मैच हार गए हम। अब क्वेटा ग्लैडिएटर के लड़के छोटे पड़ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के सामने। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या कोई गली क्रिकेट टाइप मैच हो रहा है, उसमें बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ चल रहा है सिलसिला। अब देखिए, ये इमाद वसीम को क्रेडिट जाता है, बड़ा लड़का तो है ही। हाँ, अगर एक्सपीरियंस कैंपेनर उनको देखा जाए तो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स की जो फॉर्म थी वो बिल्कुल गई हुई थी और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वेरिएशन लाए अपनी बॉलिंग में। कोई बॉल उन्होंने फ्लैट कर दी, कोई फ्लाइट से ब्रेक कर दी, कोई उन्होंने आर्मर कर दी और वो उनको ऐसी विकेटें दे के जाते चले गए। यहाँ तक कि अगर कोई विकेट न दे पाया तो वो रन आउट होकर चला गया। तो और नसीम शाह ने क्या ही बॉलिंग की है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त इनका जो ओपनिंग स्पेल था। तो उससे और हम तो कह रहे थे कि हमें खदशा था कि इस बैटिंग लाइन ने दोबारा फ्लॉप होना है, जो कि हो गई। और इमाद वसीम ने बहुत शानदार बॉलिंग की, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अच्छा, क्रेडिट और लोगों का भी बनता है, स्पेशली फ्रॉम क्वेटा साइड। जेसन रॉय तो खैर जल्दी चले गए, सऊद शकील भी आज जल्दी चले गए, वो भी कुछ अजीब सी फॉर्म में लगे आज। प्रेशर हैंडलिंग या इस बात का जहन में चल रहा है कि यार क्या मैं T20 स्क्वाड का इंटरनेशनल लेवल पे हिस्सा बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या मैं ये करूंगा, क्या ख्वाब बड़े हैं और परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसी ही है। हाँ देखिए, वही बात है कि कराची की पिच जो है वो क्रिकेटिंग स्ट्रोक अगर आप खेलेंगे तो मेरिट पे अगर आप स्ट्रोक खेलेंगे तो वो आपको अलाउ करती है। और नया बॉल, इमाद वसीम आपको पता है वो स्पेशलिस्ट है, नए बॉल से सर्कल में बॉल करना वो बहुत सालों से करते आए हैं और वो इतनी आसानी से मार नहीं खाते अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो। हमने देखा स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट उनकी फॉर्म ऐसी नहीं थी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी फ्लॉप होते जा रहे थे। 2-3 मैच के अंदर एकदम से उठ के आए इमाद वसीम। जी हाँ, हम तो ये समझ रहे थे कि हो सकता है ये इनका लास्ट PSL हो, लेकिन इन्होंने आखिर में आकर दोबारा से जिंदा हो गए और एक नई जान डाल दी है इनकी परफॉर्मेंस ने टीम में। आप देखिए, एक हारा हुआ मैच इन्होंने जिताया अपनी बैटिंग से, उसके बाद से इनकी बॉलिंग में भी निखार आ गया और इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद एक्सपीरियंस तो इनके पास है ही, तो इनकी बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा। जाहिर है रिप्लाई में बैटर्स जो है वो 9 रन पर ओवर जो है उनको चेस करना है, फिर विकेट्स भी गिर रही हैं, फिर उनको चांस भी लेना है। अब नसीम शाह भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं, तो वो चाहेंगे कि लेफ्ट हैंड बैटर हैं, सऊद शकील की आपने बात की, तो वो इन पे चार्ज लें क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्टली बॉल की और उन्होंने खेलने नहीं दिया। सर मुझे बताएं, इफ आई गिव यू अ चॉइस बिटवीन इमाद वसीम एंड शुएब मलिक, हु विल बी योर पिक? क्या अगर टीम में मुझे रखना है इन दोनों में से किसी एक को? इमाद वसीम। ऐसा होगा अगर रखने में आए, ये तो अब सेलेक्टर्स ने रखना, अगर मैं सेलेक्टर होता तो मैं ज़रूर रखता, क्योंकि बहुत अरसा वो टॉप 10 ऑलराउंडर्स में रहे हैं अपनी पाकिस्तान टीम को छोड़ने के बावजूद। साल डेढ़ तक वो जो है ना टॉप 10 ऑलराउंडर्स में रहे। उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी थी और अब जो उन्होंने फॉर्म शो की है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, तो आई थिंक हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो करंटली परफॉर्म करें, फॉरगेट अबाउट द एज और फॉरगेट अबाउट हिज कास्ट और कलर, जो भी है वो कहीं से भी है, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो आगे रखना चाहिए। उमैर बिन यूसुफ की शक्ल में हमें एक और बैट्समैन इनकी परफॉर्मेंस पे ज़रूर बात करनी है आज, क्योंकि बड़े क्रूशियल टाइम पे आए, बड़ी क्रूशियल स्टेज में आए एक्सक्यूज मी, बड़ी क्रूशियल स्टेज पे आए मैच में एकदम से, और मैच को एक वो रंग देने लगे कि जैसे यहाँ से भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इतने लॉसेस के बाद जा सकती है कहीं तक, शायद एंड तक जाए, शायद नेल बाइटर हो, कुछ ना कुछ हो, तो इनकी जगह टीम में बन सकती है उमैर बिन यूसुफ की एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, क्यों नहीं बन सकती। देखिए, हर क्रिकेट के हल्के में ये बात हो रही है और बहुत अरसे से हो रही है कि पाकिस्तान टीम मिडिल ऑर्डर के लिए जो है वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है कि मिडिल ऑर्डर आ नहीं रहा। बहुत से क्रिकेट के पंडित ये बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स आते हैं और वो खेलना चाहते हैं वो ओपन ही खेलना चाहते हैं। तभी हमने देखा कि माजी में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जा रही है तो 6 ओपनर जा रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जा रही है तो 6 ओपनर्स जा रहे हैं। और दूसरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी वही है कि आप ओपनर्स को पिक करके ले जाते हैं। भाई ओपनर्स ही तो रन बनाएंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा रन बनाने का चांस होता है। मिडिल ऑर्डर को पिक करने के लिए मिडिल ऑर्डर का एक आपने पैरामीटर रखना चाहिए कि गेज हो कि कितने स्कोर पे आपने मिडिल ऑर्डर उठाना है। वो थोड़ी करेंगे 1000 रन,
सीजन में, वो करेंगे 400-500 रन, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर है, 600 रन कर देंगे, बहुत अच्छी फॉर्म होगी। तो उमैर बिन यूसुफ की आपने बात की, आज इन्होंने अपनी क्लास शो की है, टेम्परामेंट शो किया, मैं कहूँगा इतने प्रेशर मैच में, और जहाँ पर इनकी विकेटें ऐसे पत्तों की तरह गई हैं, वहाँ वो खड़े रहे, डटे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कोई पार्टनरशिप दे, और उसके बाद वही हुआ। देखिए मोमेंटम का गेम है, जब आए हैं अकील हुसैन, उन्होंने जो इनको जो साथ दिया है इनका, और 31 रन जिस तरह की इनकी कैमियो चली है, और एक मौके पे ऐसा लगने लगा था कि यार ये मैच में जान डल गई है, बिल्कुल। और देखिए उसके बाद वो रन आउट हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत बैड लक हुई, रन आउट हुए। फिर आमिर ने आकर भी उस मोमेंटम को जारी रखा, बिल्कुल। लेकिन उमैर बिन यूसुफ की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यंगस्टर हैं और बहुत परफॉर्म कर चुके हैं डोमेस्टिक में, और मिडिल ऑर्डर में भी खेलना जानते हैं। वैसे वो ओपनर हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने बता दिया कि मैं स्पिनर भी अच्छा खेल लेता हूँ, मैं फास्ट बॉलर भी अच्छा खेल लेता हूँ, मैं T20 के जो जदीद शॉट्स हैं वो भी खेल लेता हूँ। तारिक भाई, मैंने ये सुना है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने की किसी को या तो चाहनी होती या तैयारी भी नहीं होती। ये बात कितनी हकीकत है इस बात के अंदर कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कोई वो उसकी तरफ वो नहीं है कि यार अगली टीम अगर स्पिन अटैक लाएगी, जो कि हो जाता है पावर प्ले के बाद, अब स्पिन अटैक आता है तो उसको खेलने की कोई सलाहियत रखता है ऐसा बैट्समैन है? आपको लगता है कि यार अच्छी सलाहियत, जिसके रिवर्स स्वीप्स निकल रहे हो, स्लॉक स्वीप निकल रहे हो? मुझे जरा ढूंढने में परेशानी हो रही है ऐसा प्लेयर, मेरी परेशानी को हल करें, क्या होगा इसका? अब देखिए आप, ये अलमिया ये है कि क्लब क्रिकेट हो नहीं रही कई सालों से, पाकिस्तान में और कराची में तो ख़ास तौर पर नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से वो प्लेयर्स आ नहीं रहे उस तरह के जो कि मैचेस में खेलें और परफॉर्म करें। देखिए एक मिसाल है आपके पास उस्मान खान की। उस्मान खान कराची में क्रिकेट खेलते रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं। उन्होंने उस दिन अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें क्लब के मैच में जगह बनाने के लिए उस मैच में परफॉर्मेंस करनी पड़ती थी, क्योंकि क्लब हमारा बहुत बड़ा था, और जाहिर है अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करते तो हमें बेंच पे बैठना पड़ता। तो वो जो क्लब के अंदर का कंपटीशन है वो तो तभी होगा ना जब क्लब क्रिकेट आएगी। जब क्लब क्रिकेट आएगी तो फिर वो सीक्वेंस बनेगा, कोई कंपोजिशन बनेगी कि यार आप टॉप ऑर्डर बैटर हैं, आप मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उसके बाद वहाँ से वो जो पोजीशन है प्लेयरों की वो डिफाइन होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 की गेम आ गई है और T20 ही छा गया है, तो जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं वो T20 की तैयारी करते हैं, वो लॉफ्टेड शॉट्स और बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमने देखा हर जगह पे कोई भी प्लेयर मिडिल ऑर्डर की तरह कोई सिंगल्स निकालना, कोई स्वीप, छोटा स्वीप मार दिया, कोई रिवर्स स्वीप मार दिया, जैसा कि आपने कहा, इस किस्म की प्रैक्टिसेस का ट्रेंड जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को रिवाइव करें। लेवल पे तो नज़र आता है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लें, इंग्लैंड टीम को देख लें, इवन इंडिया की टीम को देख लें, किसी भी टीम को उठा लूँ, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं है मेरी बात से, कि वो बैटिंग भी जब करने आते हैं तो वो स्पिन अटैक को भी बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं, एंड तक लेके चलते हैं। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हिटर्स एज वेल, जो हिटिंग उनकी 15 ओवर के बाद शुरू हो जाती है, फिर के आखिरी 5 ओवर या आखिरी 10 ओवर के अंदर हिटिंग कर दी। हमारे यहाँ क्या मसला है ऐसा? क्लब उनके पास क्या डिफरेंट हो रहा है जो हमारे पास नहीं हो रहा? हमारे राइट सिलेक्शन नहीं हो रही ना। अगर सही सिलेक्शन हो जाएगी, जिस तरह कि हमने कहा कि अगर आप 6 ओपनर्स ले जाएंगे तो वो ओपनर्स ही मिडिल ऑर्डर में खेल रहे होंगे, तो मिडिल ऑर्डर का रोल तो उन्हें पता ही नहीं कि क्या है। इसी तरह लोअर मिडिल ऑर्डर में फिर वो जो मिडिल ऑर्डर बैटर है वो लोअर मिडिल ऑर्डर में चला जाएगा, तो वहाँ जाकर उसको जाते ही जो है ना हिटें मारनी है, जबकि उसको सेटल होने का मौका ही नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो हमसे दूर जाती जा रही हैं। और जो आपने दूसरी टीम्स की बात की, तो वहाँ प्रॉपर एक बैटिंग ऑर्डर है और वो टाइम के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर होता है। अगर इन केस विकेटें नहीं गिरी हैं लेकिन ओवर्स गुजर गए 10-12, तो फिर वो उसी ने जाना है कि जिसने उस टाइम पे जाना था, फिर वो बीच वाले बैटर्स को रोक दिया जाता है, मतलब प्लानिंग के तहत, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन एक फिर ये भी है ना कि यार हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, तो ये भी तो एक वजह हो सकती है कि मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं मिल रहा। हाँ, ये मिथ है जिसको सही साबित करने के लिए ये इस किस्म की सिलेक्शन होती है। मिथ है, यू से इफ इट्स अ मिथ, ओके ऑलराइट। अकील हुसैन की आपने बात करी, 31 रन बनाए इन्होंने जी 18 गेंदों पर, और फिर आए मोहम्मद वसीम जूनियर, 10 बॉलों पे बनाए 6 रन, और ऑलराउंडर हैं ये। खैर एक ऑलराउंडर हमारे पास और है, ऑलराउंडर तो नहीं, पार्ट टाइम बॉलर, वो इफ्तिखार अहमद, वही एक रह गया मिडिल ऑर्डर बैटर। मैं मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा रुक गया हूँ क्योंकि मेरा स्केयर ये है कि T20 वर्ल्ड कप में जब हम जाते हैं और ओपनिंग पार्टनरशिप किसी ना किसी मैच में ओपनर्स अगर नहीं परफॉर्म करते, जो कि हमारा अलमिया रहा है कि यार ओपनिंग ने नहीं परफॉर्म किया तो बस टक 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 हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरती चली गई टीम, और ना कोई स्कोर खड़ा हुआ ना कुछ हुआ, और बस मैच हार गया। और क्रूशियल मैचेस हारे हमने इस वजह से। इफ्तिखार अहमद
सर्टन एज ब्रैकेट में है, ठीक है, चलें, एज से नहीं, फिटनेस से, परफॉर्मेंस से सारी चीजें होती हैं, बट स्टिल कब तक चलेगा वो बंदा यार? एक फॉर्म उसकी है, उसके बाद कौन है, रिप्लेसमेंट कौन है, किधर है, कुछ है? देखिए रिप्लेसमेंट्स आती हैं, आ भी जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर तरह का प्लेयर मौजूद है, हर नंबर पे खेलने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि फेयर सिलेक्शन हो, और उससे पहले क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए टीम्स ज़्यादा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट आए। जो प्लेयर्स बनते थे हमने देखा माजी से, और बड़े बड़े प्लेयर्स से आप पूछ लें, जो डिपार्टमेंट जो है वो प्लेयर बनाता है वो फिर रीजन या एसोसिएशन से नहीं बनते, क्योंकि डिपार्टमेंट में वही कंपटीशन होता है कि जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो नहीं करेगा वो बेंच पे बैठेगा। फिर डिपार्टमेंट जो है ना, उनको ट्रॉफीज चाहिए होती, उनको जीतना होता है। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जो है ना वो 72 से बाद जो है वो वापस शुरू हुई है, लेकिन अभी टीम्स कम है। मैं चाहूँगा कि टीमें जो है वो ज़्यादा हों और ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स और मज़ीद बनाए जाए, ताकि क्रिकेट ज़्यादा हो। क्लब क्रिकेट जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप देखिएगा, सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं, ईमानदारी से सिलेक्शन की हर लेवल पे ज़रूरत है। यानी क्लब लेवल से जब सीनियर डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन हो, वहाँ पर डिजर्विंग हो जो सिलेक्ट किया जाए, वहाँ से जब रीजन की सिलेक्शन हो तो वहाँ भी सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स से आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट जो मेरिट पे ही टीम सेलेक्ट करते हैं, खिलाते हैं और जिताने के लिए खेलते हैं। और उसके अलावा जो रीजन की रह जाती है पीसीबी की क्रिकेट, तो वो एक टफ जॉब है। आई थिंक वहाँ पर ज़रूर देखना पड़ेगा कि यार सिलेक्शन मेरिट पे हो रही है या नहीं हो रही है, और मौका दिया जा रहा है नहीं जा रहा है हकदार को। माफियाज जो है वो मौजूद है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या देख रहे हैं सर? टीम तैयार है? अभी न्यूजीलैंड टीम आने वाली है पाकिस्तान। देखें, बेहतरीन मेला सजा हुआ है यहाँ से, अब बिल्कुल एंड है, और बहुत सारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस कर दी हैं। जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं इनको ज़रूर मौका देना चाहिए। एक मुश्किल सवाल कर लेता हूँ आपसे छोटा सा, मोहम्मद अली या फिर शाहीन अफरीदी? छोड़ दें कैप्टन है वो, यार छोड़ दें, भूल जाए एक मिनट को कि वो कैप्टन है। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि मैं भूल जाऊँ कि वो कैप्टन है। आधे के इन दोनों में जब टाई आएगी तो फिर शाहीन अफरीदी। अच्छा, ओके, वरना दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ऑलराइट, ओके, चलें। मोहम्मद अली या नसीम शाह? दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। लेकिन नसीम शाह तो ऑब्वियस, वो तो सबसे पहले है। तो हम कल भी डिस्कस कर चुके। बिल्कुल कर चुके हैं। अब कल अगला मैच जो है वो कांटेदार मुकाबला हो गया है सर। मुल्तान सुल्तान आर इन द फाइनल्स, दे आर सिटिंग देयर वेटिंग, और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैच कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएगी। यहाँ से क्या देख रहे हैं तारिक भाई, किस तरफ जा रही है कहानी पीएसएल की? देखें, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से एलिमिनेटर को जीत कर जो है वो सेकंड एलिमिनेटर में गई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी थ्रेड है ज़ल्मीज़ के लिए, क्योंकि वो प्लेऑफ को हार कर नीचे आई है। और वो जिस तरह नीचे आई है तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्वेश्चनेबल है, और जिस तरह से ये ऊपर गई है तो इनकी परफॉर्मेंस परफेक्ट है। इनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है, इनकी जो कंपोजिशन बन गई है, जो कोऑर्डिनेशन बन गया है प्लेयर्स का, बॉलर्स और बैटर्स का, वो आउटस्टैंडिंग हो गया है। और दूसरी तरफ ज़ल्मीज़ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर साइम अयूब परफॉर्म नहीं करते हैं तो बाबर पे अकेले जो है ना वो बर्डन आ जाता है, हम देखते हैं। और वही बात शुरू हो जाती है कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स वहाँ भी लाइन अप हुए वो होते हैं बाबर के सराउंडिंग में। बिल्कुल, तो वहाँ उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस नेक्स्ट जो नॉकआउट मैच है उसमें इस किस्म की स्ट्रॉन्ग टीम जो कि नीचे से ऊपर आई है इस्लामाबाद, इनके अगेंस्ट आई थिंक ज़रा सी भी अगर उन्होंने वीकनेस दिखाई तो इस्लामाबाद मैं समझता हूँ कि मैच जीत जाए। बाबर आजम की कैप्टनसी वापस आती देख रहे हैं नेशनल T20 पाकिस्तान टीम के लिए? आई डोंट थिंक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि वनडे अगर मुस्तकबिल में आया और कभी इनको हो सकता है वनडे का कैप्टन बना दिया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि इन्हें बनाया जाए। कैप्टन इज नॉट चेंजिंग फॉर नाउ। नो, चलो फिर तो अल्लाह ही मालिक है खैर के क्या होता है। उस वक्त तक देखेंगे कि जब तक T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है तो हो सकता है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं और कैप्टन चेंज हो जाए और कोई बेहतर कैप्टन आ जाए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तारिक भाई थोड़ा सा उस पर कॉमेंट्स अपने रिजर्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या होता है जब तक कि अगला मैच आता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो ऑन हम न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक,
और सोशल मीडिया जहां भी आपको हम दोनों की शक्लें नजर आए, जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें इजहार कीजिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत पहले से, लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कोई टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट एंड वी विल मेक श्योर टू ब्रिंग दैट इन द प्रोग्राम एंड discuss that topic as well. Till the next match of PSL Season 9 happens, this is me, Gerard Mehdi, with Tariq Haroon, signing off from this episode of Bata Presents Hamara HBL PSL, powered by KNNs. I say Allah Hafiz to you guys.